नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ खुशखबरी लेके आया हूं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि जो राजपूत ट्यूटोरियल है उसका हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम कैसे बच्चों तक बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचे, कैसे सुविधाजनक तरीके से पहुंचे, ताकि हम बच्चों तक एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी जो तैयारी है, उनको मजबूती दिया जा सके। इसी के तहत एक और पहल में हम क्या करने जा रहे हैं, ये कुछ समय से विद्यार्थियों की मांग भी रही है कि जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेस हैं उसको लाइव मोड में ही किया जाए। तो इसी चीजों को देखते हुए हम जो हमारी क्लासेस है उसको लाइव करने जा रहे हैं। तो हमारे जो 17 अगस्त से जो है, 17 अगस्त बुधवार का दिन है, उस दिन से हमारी जो भी करंट अफेयर की क्लासेस रहेगी वो हम लाइव मोड में ही डील करेंगे, ताकि हम और आप बेहतर तरीके से लाइव मोड में आके जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो भी समसामयिकी से रिलेटेड दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, जो भी डाउट है, उसको ऑन द स्पॉट उसी समय ही डील कर सकें, ताकि हम करंट अफेयर को एक सहज तरीके से, एक बेटर तरीके से, एक अच्छे कंटेंट के साथ कैसे हम अपनी तैयारी को मजबूती दे पाए और परीक्षा में हम परचम लहराएं। ठीक है, इस तो दोस्तों हम 17 अगस्त से बुधवार के दिन से रात को 9:30 बजे ही हम अपनी क्लासेस लाइव करेंगे। 17 अगस्त के बाद से सारी जो हमारी क्लासेस है वो लाइव मोड में ही की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अपना इस हफ्ते का 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक की समसामयिकी। छत्तीसगढ़ में मिला विश्व का सबसे छोटा हिरण। राज्य के दिव्यांशु ने फेंसिंग में जीता रजत पदक। थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट होगी वंशिका पांडे। पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ लगातार 3 साल से देश में पहले नंबर पर कायम। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन अगले महीने रायपुर में। रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला उमंग का शुभारंभ। महासमुंद जिला मेडिकल कॉलेज को मिलेगा 100 सीटें। छत्तीसगढ़ में बदलेंगे प्रसिद्ध स्थलों के नाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन किया लॉन्च। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, जीवन में आपको जो कुछ भी कमजोर कर रहा है ना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, इन चीजों को समय रहते जहर की तरह त्यागना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको जीवन में ये समझना जरूरी है कि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, तो उसको जीवन में आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में क्या चीज से करीबी रखना है और क्या चीज से आपको दूरी बनाए रखनी है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके जीवन में अगर ऐसी कोई भी चीज है, कोई भी समस्या है जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक रही है, उसको समय रहते त्यागना अति आवश्यक है। तभी आप जीवन में जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफलता पा पाएंगे। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में विश्व का सबसे छोटा हिरण कहां पाया जाता है? तो ये हमारे दंतेवाड़ा जिले के जो बैलाडीला एरिया है, बैलाडीला की पहाड़ियां हैं, जंगल है, वहां पे ये विश्व का सबसे छोटा और सबसे प्यारा हिरण पाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो हिरण है ना, इसकी खोज नहीं की गई थी। ठीक है, ये किस्मत से हमको मिला है। ठीक है, कैसे? तो ये किसी कारणवश जंगल में घायल हो गया था, उसकी वजह से ये वहां के रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। तो जब बैलाडीला के स्थानीय गांव में रिहायशी इलाके में जब इसको लोगों ने देखा तो पशु चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी दी और पशु चिकित्सा विभाग ने इसको जल्द से जल्द स्वस्थ करके वापस बैलाडीला के जंगलों में इसे छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो दुनिया का सबसे छोटा हिरण है वो कितने किलो का है, तो ये केवल ही केवल 3 किलो का छोटा सा प्यारा सा हिरण है। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक और खबर के बारे में जानते हैं। तो वो किसके बारे में है? तो हमारी राजधानी रायपुर के बारे में खबर है। ठीक है, ये खबर जानने से पहले हम एक और चीज देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? इंदौर के बारे में। ठीक है, इंदौर के बारे में
मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि जो इंदौर है वो स्वच्छता में हमारे देश में और विश्व में कितनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। जो इंदौर है वो स्वच्छता में बहुत जबरदस्त और बहुत तगड़ा काम किया है। इसी की वजह से वो बार बार हमारे देश में स्वच्छता में पहले पायदान पर कायम है। ठीक है, तो जो वहां का जो स्वच्छता है उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, और इस जबरदस्त काम के पीछे उनकी जो नगर निगम है उसको बहुत बड़ा इसका योगदान जाता है कि जो इंदौर अब तक स्वच्छता में पहले पायदान पर आने में बार बार कामयाब रहा है। ठीक है, तो जो उनकी नगर निगम है उसने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे नए नए तकनीकों को, नए नए नवाचारों को अपना के वहां की चीजों को चेंज करने का काम किया है। ठीक है, क्या क्या चेंज किया है, तो देखिए दोस्तों, जो नगर निगम होता है उसका क्या काम होता है, तो जो नगर निगम होता है हमारी सबसे निचली 3rd लेवल की गवर्नेंस है। तो उनका काम क्या होता है, जो भी जनता से रिलेटेड नीचे की जो छोटी छोटी गवर्नेंस की व्यवस्थाएं हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको व्यवस्थित करने का उनका काम होता है। जैसे छोटी छोटी सड़कें बनाना, नाली बनाना, जो कचरा है उससे संबंधित उसको सही से देखरेख करना और सही से कचरा को इकट्ठा करना, ये सब नगर निगम का काम होता है। ठीक है, तो जो कचरा होता है, जो हमारे लिए सही में कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको ये इंदौर की नगर निगम है वो क्या की है, जो भी गीला कचरा इकट्ठा होता था, जो भी वहां के घरों से, रिहायशी एरियो से, चाहे वहां की फैक्ट्रियों से, जिस भी जगह से वहां जो गीला कचरा इकट्ठा होता था, उसको जो इंदौर की नगर निगम है वो क्या कर रही है, उस जो गीले कचरे से वो बायो सीएनजी बनाने का काम कर रही है। ठीक है, अब बोलोगे बायो सीएनजी बना के वो क्या कर रही है, तो देखिए दोस्तों कि जो बायो सीएनजी होता है ना, वो क्या होता है, तो बायो सीएनजी रिन्यूएबल सोर्स होता है। ठीक है, तो इसका जो बायो सीएनजी वो रिन्यूएबल सोर्स होता है, और इसका यूज किस में होता है, तो बायो सीएनजी का यूज हम वाहनों में ईंधन के लिए हम बायो सीएनजी का यूज करते हैं। तो इंदौर की नगर निगम क्या कर रही है कि जो ये बायो सीएनजी है उसको अपनी सिटी बसों में उपयोग कर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो वहां पे इंदौर में पॉल्यूशन है उसमें बहुत हद तक, प्रदूषण में बहुत हद तक कमी देखी गई है। इसके अलावा और भी क्या फायदे हैं, तो देखिए दोस्तों, जो बायो सीएनजी है क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी वजह से जो प्रदूषण कम हो रहा है, जो पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, इन सब की वजह से जो इंदौर नगर निगम है उसको क्या मिलता है, तो उसको मिलता है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब ये कार्बन क्रेडिट का इंदौर नगर निगम करती क्या है, तो देखिए दोस्तों, उसको जानने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में कार्बन क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट होता क्या है, जैसे कि हम सिंपल समझे, क्रेडिट इंग्लिश वर्ड मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब ऑलरेडी आपके पास, पहले से ही आपके पास कुछ पैसे जमे हैं, उसका आप कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे कि कार्बन क्रेडिट है, ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट जैसे अपना क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को अपन कैसे उपयोग करते हैं, बैंक हमको एटीएम की तरह एक क्रेडिट कार्ड देता है, और उसके बदले उस कार्ड में कुछ पैसे जमा होते हैं। जैसे मान लो 10,000 पहले से जमा है, वो पैसा मेरा नहीं है, वो बैंक मेरे को 10,000 कार्बन क्रेडिट जो क्रेडिट कार्ड के रूप में दे रही है, उसका मैं, मेरा नहीं है तो भी मैं उसको यूज कर सकता हूं, और बाद में उसका मैं भुगतान करूंगा। ठीक है, इसी तर्ज पर जो कार्बन क्रेडिट है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो जो कार्बन क्रेडिट है वो इसी तरह कार्बन के उत्सर्जन के लिए, कार्बन के उत्सर्जन के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक मानक है कि जो भी फैक्ट्रियां हैं या जो भी ऐसी संस्थानें हैं, उनके पास एक मानक है कि वो साल भर में कार्बन उत्सर्जन एक साल में 100 टन ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन का मानक क्या है कि वो लोग साल भर में केवल 1000 टन कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि 2 फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है सोनू की और दूसरी फैक्ट्री है मोनू की। ठीक है, तो जो सोनू भाई साहब है वो एक साल में कितना कार्बन उत्सर्जन किए, तो वो एक साल में
केवल ही 90 टन कार्बन उत्सर्जन किए हैं। मोनू भाई साहब एक साल में कितना कार्बन उत्सर्जन किए हैं? तो मोनू भाई साहब एक साल में 110 कार्बन उत्सर्जन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ, जो सोनू भाई साहब है केवल 90 टन कार्बन उत्सर्जन किए, इनके पास अभी भी और कितना कार्बन उत्सर्जन ये कर सकते हैं? तो अभी भी ये 10 टन कार्बन उत्सर्जन करने की इनके पास क्षमता है। ठीक है, जो मोनू भाई साहब है वो कितना कर सकते हैं? तो वो 100 टन का जो मानक था उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। कितना टन क्रॉस कर चुके हैं? तो 10 टन ये कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर चुके हैं। ठीक है, तो सोनू भाई साहब क्या बोलते हैं कि देख भाई मोनू, मेरे पास जो 10 टन कार्बन और उत्सर्जन करने की मेरे पास क्षमता है उसको तू रख ले। ठीक है, तो कैसे रख? तो सोनू भाई साहब बोलता है कि एक काम कर, मैं तेरे को कार्बन क्रेडिट देता हूं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट देता हूं, इसमें मैं ये लिख के तुझे देता हूं कि मेरे बदले 10 टन कार्बन तू उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट जो सोनू भाई साहब है वो मोनू को दिया, और इसके बदले मोनू भाई साहब क्या किया, जो सोनू है उसको पैसे का भुगतान किया। ठीक है, तो सोनू को क्या मिल गया? पैसे मिल गए, और मोनू को क्या मिल गया? जो 10 टन वो कार्बन अलग से उत्सर्जित किया है उसके लिए उसे अनुमति मिल गई। ठीक है, तो इसी के तहत जो सोनू है उसकी क्या कमाई हुई? उसकी 10 टन कार्बन के बदले कमाई हुई। तो जैसे सोनू को कमाई हुई, उसी तर्ज पर जो इंदौर की नगर निगम है, इंदौर की नगर निगम है वो पिछले कुछ सालों में 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो जैसे इंदौर नगर निगम अपनी कमाई कर रही है कार्बन क्रेडिट से, और साथ ही जैसे कि वो अपना प्रदूषण कम कर रही है, जैसे वो क्या बोलते हैं जो वाहन है उसके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग कर रही है, इसी तर्ज पर हमारी रायपुर नगर निगम भी करना चाहती है। और इसी के लिए जो हमारी रायपुर नगर निगम है वो हमारी राज्य सरकार को प्रस्ताव भी दे चुकी है, और जल्द से जल्द जैसे ही राज्य सरकार इसका प्रस्ताव देगी वैसे ही ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय पैनल है, अंतरराष्ट्रीय जो कमेटी है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएगी। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होके आएगा हमारे रायपुर नगर निगम का, वैसे ही हमारे रायपुर नगर निगम भी कार्बन क्रेडिट को बेच के उससे पैसे कमाने का जरिया इनके पास चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा हिरण कहां पाया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिरण हमारे दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ियों में पाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन सा नगर निगम हाल ही में कार्बन क्रेडिट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है? तो हमारा राजधानी का रायपुर नगर निगम कार्बन क्रेडिट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? खेलो इंडिया के महिला तलवारबाजी लीग में रजत पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो हमारे ही प्रदेश की दिव्यांशु नेताम जी इस प्रतियोगिता में 2nd रैंक लाके इतिहास रचने का काम किया है। अगर बोलता है कि ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से आती हैं, तो देखिए दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर की वासी हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रतियोगिता के बारे में देखते हैं दोस्तों जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो वो कौन सा प्रतियोगिता है? बहुत ही नामी गिनामी प्रतियोगिता है। वो कौन सा प्रतियोगिता है? तो वो अंतरराष्ट्रीय वुसु का प्रतियोगिता होने जा रहा है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी भी अपना करतब दिखाने जा रहे हैं। तो अगर बोलता है कि भारत के कितने खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो भारत के इसमें 29 खिलाड़ी टोटल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अगर बोलेगा कि इसमें छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी हैं, तो 29 खिलाड़ियों में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी भी अपना कारनामा दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कब से कब तक ये होगा? तो ये 1 से 7 अगस्त तक इसका आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, अगर बोलता है कि इस प्रतियोगिता में जो छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनका क्या क्या नाम है, तो देखिए दोस्तों, जो 2 खिलाड़ी हैं वो एक हैं ठाकुर प्रतीक जी और दूसरे हैं जाने माने श्रीकांत नावलेकर जी। ठीक है, तो ये दोनों खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, साथ ही अभी क्या चल रहा है?
तो अभी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया जा रहा है। तो उस राष्ट्रमंडल खेलों जो आयोजन कराया जा रहा है बर्मिंघम में, ब्रिटेन के बर्मिंघम में, उसमें हमारे प्रदेश की आकर्षी कश्यप जी, जो कि बैडमिंटन की बहुत जानी मानी और बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हैं, वो भी उसमें प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। तो आप भी उनका जोश और उत्साहवर्धन कर लिए और कॉमनवेल्थ में भारत को जिताने के लिए अपना भरपूर सहयोग दीजिए और पूरी तरीके से मोटिवेट करिए हमारे खिलाड़ियों को, ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे भारतीय खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करके वापस भारत लौटें। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? तो जो हमारी प्रदेश की जो वंशिका पांडे जी हैं, इन्हें प्रदेश की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगर बोलता है वंशिका पांडे जी कहाँ के रहने वाली है, तो ये हमारे राजनांदगांव की रहने वाली है, जिसको संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में 30 जुलाई को, जो कि चेन्नई के एक इंस्टीट्यूट में जो पदवी समारोह हुआ था, समापन समारोह हुआ था, उसमें उन्होंने वंशिका पांडे जी को, जो महिला लेफ्टिनेंट है, उनका पद उनको मिला है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी महिलाएं हैं, जो आरती कुंजान जी हैं, कल्पना भास्कर जी हैं और दसमत वट्टी जी हैं, ये तीनों कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, ये तीनों की तीनों ही पर्वतरोही हैं, जो कि हमारे प्रदेश के कांकेर जिले के निवासी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत की एक ऊंची चोटी को फतेह करने का काम किया है। तो कौन सी चोटी को फतेह करने का काम किया है? तो देव टिब्बा है, जो कि हमारे देश के हिमाचल में स्थित है, उसको फतेह करके वहां पे तिरंगा फहराने का उन्होंने काम किया है। और इस चोटी को फतेह करने के बाद इनका अगला लक्ष्य क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो कि नेपाल में स्थित है, उसको फतेह करने का इनका अगला लक्ष्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ठीक है, ये रैंक देखने से पहले दोस्तों देखते हैं कि पुरुष नसबंदी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, पुरुष नसबंदी क्या होता है? तो पुरुष नसबंदी हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक अभिन्न और एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, किसका? हमारे परिवार नियोजन का जो हमारा फैमिली प्लानिंग होता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुरुष नसबंदी है। ठीक है, परिवार नियोजन क्या होता है? अगर सबसे सिंपल मैनर में अपन बोले तो फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन होता है। इसमें हम करते क्या है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो दंपत्ति होती है, उसके कितने बच्चे होने चाहिए और वो बच्चों के बीच का जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए, ये हमारे परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा देश है, उसमें अलग अलग वर्ग के व्यक्ति हैं। तो उसमें जो स्पेशली जो हमारे लोअर तबके के व्यक्ति हैं, जो निचले तबके के व्यक्ति हैं, उनमें जागरूकता की बहुत कमी है, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे वर्ग से हैं, उनमें जागरूकता की बहुत कमी है। लेकिन जो परिवार नियोजन है, वो हमारे देश के अर्थव्यवस्था ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमको जो परिवार नियोजन है, उसके जागरूकता को जितना ज्यादा से ज्यादा हम दे सके, उतना हमारे देश के लिए लाभकारी है। ठीक है, तो जो परिवार नियोजन है, यही जागरूकता फैलाने के लिए हमारा जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है? तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम करा रही है। ठीक है, इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत पूरे देश में जागरूकता फैला रही है कि जो ये परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, उसकी क्या महत्वपूर्ण जो हमारे देश में है, इसकी भागीदारी है। ठीक है, तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो कौन करा रही है? तो हमारी केंद्र की स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये परिवार नियोजन है, इसका नसबंदी बहुत एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो नसबंदी है वो होता क्या है। ठीक है, तो जो नसबंदी है वो क्या होता है? तो नसबंदी कराने से गर्भ धारण नहीं होता है।
ठीक है। तो जो परिवार नियोजन है कि हमको कितने बच्चे चाहिए, वो नसबंदी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नसबंदी कौन कराता है? तो नसबंदी दोनों वर्ग के द्वारा कराया जाता है। तो नसबंदी पुरुष नसबंदी भी होता है और साथ में महिला नसबंदी भी होता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश रूढ़िवादी सोच से ग्रसित रहा है कुछ समय से, इसीलिए हमारे देश में ये अमूमन माना गया है कि जो नसबंदी है वो महिलाओं की भागीदारी रही है, उसमें महिलाओं की ही जिम्मेदारी नसबंदी कराना रहा है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जो साइंटिफिकली हम देखें, वैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखें, तो महिलाओं के नसबंदी के उपेक्षा जो पुरुष नसबंदी है वो बहुत हद तक बेहतर है। चाहे वो हम आसानी में देखें, चाहे प्रक्रिया में देखें, चाहे उसके कष्ट में देखें, चाहे उसके जो करने हैं और जो समय लगता है उसके चीजों में देखें, हर तरीके से पुरुष नसबंदी ज्यादा लाभकारिक है। इसीलिए इस चीज की जागरूकता फैलाने के लिए हमारे देश में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है वो क्या कर रहा है? तो पुरुष नसबंदी का पखवाड़ा चला रहा है। क्या चला रहा है? पुरुष नसबंदी का जागरूकता फैलाने के लिए पखवाड़ा या साप्ताहिक आयोजन करा रहा है, ताकि हम देश के लोगों को ज्यादा पुरुष नसबंदी के लिए जागरूक करा सकें। तो इसी पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है वो क्या कर रहा है? मोर संगवारी का कार्यक्रम, मोर संगवारी का आयोजन हर गांव-गांव में जो गली चौराहों हैं वहां पे आयोजन करा रहा है, ताकि हम अपने गांव के लोगों को पुरुष नसबंदी से जागरूक करा सकें। तो इसी आयोजन के तहत जो हमारे छत्तीसगढ़ का एफर्ट रहा है, उसी के लिए छत्तीसगढ़ को 3 अवार्ड मिले हैं। तो कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ को 3 कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ को सबसे पहला अवार्ड कौन सा मिला है कि पुरुष नसबंदी में देश में सबसे ज्यादा पुरुष नसबंदी कराने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य रहा है। ठीक है। इसके साथ ही हमको दूसरा अवार्ड, दूसरा पुरस्कार कौन सा मिला है कि जो डॉक्टर हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा नसबंदी करने वाले डॉक्टर हैं, उसमें दूसरा रैंक किसको मिला है? तो हमारे प्रदेश के जो संजीव डॉक्टर हैं उनको देश में दूसरा सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो कि पुरुष नसबंदी कराने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। साथ में तीसरा अवार्ड कौन सा मिला है? तो तीसरा अवार्ड हमारे प्रदेश की जो मितानिन है, हमारे प्रदेश की जो मितानिन है, उन्हें जो दंपत्ति होती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए हमारे प्रदेश की एक मितानिन को भी अवार्ड दिया गया है। क्या मिला है? दंपत्ति को मोटिवेट करने के लिए, दंपत्तियों को मोटिवेट करने के लिए एक मितानिन को इसका पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक आया है, इस बात को रट लो दोस्तों, पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ का रैंक पहले स्थान पर आया है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? 2022 में होने वाले 50वें राष्ट्रीय महापौर बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? तो कौन सा करने जा रहा है? तो हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर इसकी मेजबानी करने जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इसका आयोजन कराया जा रहा है। ठीक है। कब से कब तक कराया जाएगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, 2022 में 27 से 28 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हमारे प्रदेश की राजधानी में कराया जाना है। अगर बोलेगा कितने महापौर आएंगे, तो देखिए दोस्तों, इस आयोजन में 222 महापौर के आने की संभावना है। ठीक है। ये जो आयोजन कराया जा रहा है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए ये आयोजन कराया जा रहा है, किस चीज के लिए कराया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इस आयोजन का 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो महापौर और जो पार्षद होता है वो कौन से लेवल ऑफ गवर्नेंस में आता है? हमारे देश के सबसे निचले लेवल ऑफ गवर्नेंस में आता है। और यही पार्षद और महापौर हैं जो कि जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। जो जनता की शिकायतें हैं और उम्मीद है वो सबसे पहले वो किनको बता पाते हैं? पार्षद और महापौर को ही बता पाते हैं। लेकिन जो पार्षद और महापौर का पद है वो उतना पावरफुल, उतना शक्तिशाली पद नहीं है। तो यही सबसे बड़ी आयोजन का मांग रहेगा और ये प्रयास रहेगा कि जो महापौर पद है उसको कैसे बेहतर और कैसे सक्षम और ज्यादा से ज्यादा सक्षम कैसे बनाया जा सके। ठीक है। साथ ही
जो दूसरा मांग रहेगा, वो दूसरा क्या सबसे बड़ा मांग रहेगा कि अमूमन ये देखा गया है कि जो आईएएस या जो आयुक्त या जो डिप्टी कलेक्टर जो नगर निगम के कमिश्नर के पद पे जब बैठते हैं, तो वो अधिकतर ऐसा देखा गया है, अधिकतर नगर निगमों की शिकायत रही है कि जो कमिश्नर होते हैं, जो नगर निगम आयुक्त होते हैं, वो उस गंभीरता से उस पद को नहीं लेते हैं। इसीलिए जो महापौर हैं, उन लोगों की ये मांग रहेगी कि एक देश में नगर निगम के आयुक्तों का एक अलग से कैडर बनाया जाए और जो ये अधिकारी हैं उनको नगर निगम में काम करने के लिए अलग से ट्रेन किया जाए, अलग से प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो 50वां राष्ट्रीय महापौर बैठक है वो कहाँ कराया जा रहा है, तो हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन कराया जाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में उमंग कार्यशाला का आयोजन करा रही है? तो कौन सी मंत्रालय करा रही है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यूनिसेफ के साथ मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। ठीक है, क्यों करा रही है इस प्रोग्राम का आयोजन? तो देखिए दोस्तों, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है? पोषण एवं देखरेख कार्यक्रम। तो यही जो कार्यक्रम है, इसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इसकी चीजें सही तरीके से लागू हो रही हैं कि नहीं, इन चीजों को देखने के लिए उमंग कार्यशाला का आयोजन कराया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो हमारे प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं, किसी भी कारणवश, किसी भी मजबूरीवश जो संस्थानों में रहते हैं, उन संस्थानों में उनको सही तरीके से पोषण दिया जा रहा है कि नहीं, उनकी देखरेख सही तरीके से हो रही है कि नहीं, इस चीज के लिए इस कार्यशाला का आयोजन कराया गया है। देखिए दोस्तों, उनकी जो देखरेख से जुड़ी चीजें हैं, उसके लिए हमारा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसका मानना ये है कि हमारे प्रदेश के जो भी बच्चे हैं, किसी भी मजबूरीवश जो संस्थानों में रह रहे हैं, उनका वहां पे देखरेख सही तरीके से करना जरूरी है। क्योंकि मंत्रालय का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, वो समाज में रह के, परिवार में रह के ही बेहतर तरीके से हो सकता है। इसीलिए ऐसे जो बच्चे जो संस्थानों में रह रहे हैं और उनका कुछ कारणवश अगर विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों का बेहतर तरीके से, बेहतर जगह में उनका पुनर्वास किया जा सके, ताकि उनको बेहतर से बेहतर तरीके से समाज और परिवार से जोड़ के उनकी सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो उमंग कार्यशाला है वो कौन करा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यूनिसेफ के साथ मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन कराने जा रही है। और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है और वो किस विधानसभा से नाता रखती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, 2022-23 तक किस जिले में 100 नई चिकित्सा शिक्षा की सीट शुरू की जाने वाली है? तो कहाँ चालू की जाने वाली है? हमारे प्रदेश के महासमुंद जिले में इसी सत्र मतलब 2022-23 से ही मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की 100 नई सीटों का प्रारंभ किया जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चिकित्सा से जुड़ी एक और खबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, उस खबर को जानने के पहले अपन थोड़ा आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं। क्या है? जो आयुष्मान भारत योजना है, जो कि हमारी केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 2018 में उसकी शुरुआत की गई थी। इस जो आयुष्मान भारत योजना है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था कि जो हमारे देश के जो सबसे निचले तबके के जो गरीब परिवार लोग हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनको पैसे लगते हैं, उनसे उनको राहत देने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था इस स्कीम का? तो ये जो योजना है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि हमारे देश के जो 100 करोड़ गरीब परिवार हैं, जो 100 करोड़ सबसे गरीब परिवार हैं, मतलब मोटा मोटा एक परिवार में अगर 5 लोग लें, तो कम से कम 50 करोड़ लोग को मतलब 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का जो भी
चिकित्सा से जुड़ी चीजें हैं उनको 5 लाख तक का साल में मुफ्त उपचार दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो आयुष्मान भारत योजना लाई गई थी। ठीक है, तो अगर इतने बड़े तबके को अगर जो उपचार है अगर सही ढंग से पहुंचाना है और सही में उनको अगर स्वास्थ्य का अगर जो फायदा है वो दिलाना है, उसके लिए जो आयुष्मान भारत योजना है उसी के तहत एक ट्रॉमा सेंटर का प्रावधान किया गया था। किसका प्रावधान किया गया था? जो आयुष्मान भारत योजना है उसके एक अभिन्न अंग के रूप में ट्रॉमा सेंटर का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जो ट्रॉमा सेंटर है इनके इसके लिए आयुष्मान योजना में एक अलग से फंड भी रखा गया था। ठीक है, तो जगह जगह में छोटे जगहों पे ट्रॉमा सेंटर के रूप में एक कक्ष बनाया जा रहा था जहां पे आईसीयू थे और 50 बेडों की 50 बिस्तर की व्यवस्था 50 बिस्तर की व्यवस्था वहां की जा रही थी और जो भी छोटे मोटे चीजें हैं या जो तुरंत उपचार देना है उस चीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर को बनाया जा रहा था। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया है, तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ में 3 नए ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 71.25 करोड़ का पैकेज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। तो अगर बोलता है ये 3 नए ट्रॉमा सेंटर कहां कहां बनाने जा रही है, तो देखिए दोस्तों जो 3 ट्रॉमा सेंटर है ये हमारे छत्तीसगढ़ के 3 मेडिकल कॉलेज में बनने जा रही है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज, दूसरा है रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज और तीसरा है जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज, जहां पे हर एक मेडिकल कॉलेज में 50-50 बिस्तर वाला ट्रॉमा सेंटर हमारी देश की केंद्र सरकार बनाने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022-23 में 100 सीटें कहां पे चालू होने वाली है, तो महासमुंद जिले में मेडिकल कॉलेज में इसे प्रारंभ किया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 2018 में इसे केंद्र के द्वारा चालू किया गया था। इस बात को रट लो दोस्तों कि 3 कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे ट्रॉमा सेंटर बनने की अनुमति केंद्र सरकार दी है, तो ये हमारे प्रदेश की अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर 3 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छंदखुरी का नया नाम क्या रख दिया गया है। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारी राज्य सरकार है वो क्या की है, कुछ जगहों के नामों को परिवर्तित कर दी है। तो कितने जगहों को की है, तो अभी हाल ही में हमारी प्रदेश सरकार 3 जगहों के नामों को परिवर्तित कर दी है। तो कौन कौन से जगह है, देखिए दोस्तों पहला जो जगह है वो कौन सा है, चंदखुरी है। जो दूसरा जगह है वो क्या है, दूसरा जगह है गिरौदपुरी और तीसरे जगह का नाम क्या है, तो तीसरा जगह है सोना खान का। इन तीनों जगह के नाम को परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो पहला जगह है चंदखुरी जो कि रायपुर जिले में स्थित है, वो क्या है, वहां विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। तो जो ये जगह है यहाँ पे जो राम भगवान है उनके जो जन्म के समय की जो चित्र हैं उनको भी दर्शाया गया है। तो ये जो चंदखुरी है इसका नाम बदल के इसलिए क्या कर दिया गया है, माता कौशल्या धाम कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा है, तो दूसरा है गिरौदपुरी का, जो कि सतनाम धर्म के संस्थापक जो गुरु घासीदास जी हैं उनका कर्म स्थली है और साथ में जन्म स्थली भी गुरु घासीदास जी का गिरौदपुरी है। इसीलिए जनता की काफी समय से मांग रही थी कि उस जगह का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाए, तो इस गिरौदपुरी का नाम बदल के बाबा गुरु घासीदास धाम कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा जगह कौन सा है, तो तीसरा जगह देखिए दोस्तों, तीसरा जगह है सोना खान, जो कि हमारे 1857 का जो अंग्रेजों के साथ जो हम लड़ाई लड़े थे उसमें छत्तीसगढ़ से होने वाले सबसे शहीद सोना खान सही आते हैं। उनका नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह जी, जिनको 10 दिसंबर 1857 में यहाँ के जय स्तंभ चौक में उनको फांसी से लटका दिया गया था। तो जनता की डिमांड के कारण जो ये सोना खान है उसको क्या रख दिया गया है, उसको शहीद वीर नारायण सिंह धाम के नाम से कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत किस आयोग या विभाग के द्वारा की जा रही है, तो इसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों अगर बोलता है कि इसकी शुरुआत कब
कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, इसी साल 28 जुलाई को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों 28 जुलाई को क्या था? तो 28 जुलाई को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस दिन हमारे देश का, हमारे प्रदेश का पहली तिहार हरेली के रूप में मनाया जाता है। तो हरेली के रूप में जो ये पहला तिहार है, भूपेश बघेल ने उस दिन क्या किया है? जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उस दिन उन्होंने गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है, जो कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये वाला जो योजना है, जो मुख्यमंत्री न्याय रथ योजना है, इसका भी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ही किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र की खरीदी हो रही थी, वो कहाँ कर रहे थे? वो पाटन के करसा गांव से किए थे। तो वहीं पे ही मुख्यमंत्री महतारी न्याय योजना का भी शुरुआत किया गया है। तो कहां से किया गया है? पाटन के करसा गांव से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जब शुरुआत कर रहे थे तो इसके सूत्रवाक, जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ है, उसका सूत्रवाक क्या दिए हैं? तो देखिए दोस्तों, बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने सूत्रवाक इस योजना के लिए क्या दिया है? तो बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के लिए ये जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ जो है, उसे निकाला जा रहा है। ठीक है, तो जो पहले फेस में कितने जिलों में इसे चालू किया जा रहा है? तो पहले फेस में इसे 9 जिलों में चालू किया जा रहा है। तो अगर बोलता है कि वो 9 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, ये 9 जिलों को हम अपने छत्तीसगढ़ के नक्शे में पॉइंट आउट करते हैं कि ये 9 जिले हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही तरीके से अगर हम समझे, तो जो 9 जिले हैं वो साथ में ही हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला जिला है राजनांदगांव का, दूसरा जिला है दुर्ग, तीसरा जिला है रायपुर और चौथा जिला है महासमुंद। बाकी जिले कौन कौन से हैं? तो रायपुर के नीचे स्थित कांकेर जिला 5वां जिला है। और उसके बाद कौन से जिले हैं? तो रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार जिला 6वां जिला है। बलौदाबाजार के बगल का जो जांजगीर चांपा है वो 7वां जिला है। महासमुंद के नीचे जो गरियाबंद जिला है वो 8वां जिला है। और जो धमतरी जिला है वो 9वां जिला है। तो ऐसे टोटल प्रदेश के 9 जिलों को पहले चरण के लिए चुना गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो न्याय योजना, जो महतारी न्याय रथ चालू किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? वो क्यों चालू किया जा रहा है? किस उद्देश्य से, किस कारणवश चालू किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, 2 इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं? एक तो सबसे पहली बात, जो महिलाएं हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है? महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना है। ये 2 चीज इस महतारी न्याय रथ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, तो किस चीज का जागरूकता फैलाना है? तो देखिए दोस्तों, जो भी महिलाओं को न्यायिक या संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को दिए गए हैं, जो भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं हमारे संविधान के तहत या न्याय के तहत, उन चीज की उनको जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो ये सारी चीजों को, जो संवैधानिक और जो कानूनी जो उनको प्रावधान उनको मिले हैं, उनका बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल कर पाए। इसलिए उनको जागरूक करने के लिए ये रथ को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे? तो देखिए दोस्तों, इस रथ को गांव-गांव में घुमाया जाएगा। ठीक है, गांव-गांव में इस रथ को घुमाया जाएगा और अलग-अलग तरीके से उनको जागरूक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जैसे शॉर्ट फिल्म के तहत उनको जागरूक किया जाएगा, या नुक्कड़ के तहत उनको जागरूक किया जाएगा, या अलग-अलग पॉम्पलेट्स या अलग-अलग ब्राउजर्स बना के उनको जागरूक किया जाएगा। ठीक है, साथ ही में देखिए दोस्तों, जो रथ है, इस रथ में 2 एडवोकेट भी होंगे, ताकि जो भी महिलाएं हैं
वो इस रथ को एक ऐसे सेंटर, एक ऐसे जगह के रूप में देखें कि जो रथ है उसमें जो भी उनकी शिकायतें हैं वो उस रथ के माध्यम से महिला आयोग को पहुंचा सकें, और अगर उनको कोई भी कानूनी अगर उनको सुझाव चाहिए होगा या कोई भी उनको कानूनी तरीके से अगर कुछ चीजों की आवश्यकता होगी तो ये जो रथ में 2 एडवोकेट है उस वो चीज की भी उनको व्यवस्था उसमें कराया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए ये रथ में वो सारी सुविधाएं भी दी गई है ताकि जो महिलाएं हैं इस रथ को एक कंप्लीट तरीके से, एक ओवरऑल कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इस रथ को देख सकें और इनसे महिलाओं में जागरूकता और उनको आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसकी जो आयोग की अध्यक्ष है वो कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि ये महतारी न्याय रथ का शुभारंभ कब किया गया है? तो हरेली के दिन ही से 28 जुलाई को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसका सूत्रवाक्य क्या है? तो इस बात को रट लो दोस्तों, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के, इसका सूत्रवाक्य है। ठीक है, क्यों किया जा रहा है इसे? तो महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और साथ ही जागरूक करने के लिए इसे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन कब शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, जो हरेली का पर्व है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार होता है, उस दिन कई सारे योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। इसके जस्ट पहले मैं आपको अभी बताया था कि जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ है उसका भी शुभारंभ उसी दिन से किया गया था। साथ ही जो गौमूत्र की खरीदी है उसका शुभारंभ भी उसी दिन किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो पाटन के करसा गांव से इसका शुभारंभ किया गया था। तो पाटन के करसा गांव से ही उस दिन और कुछ चीजों की शुभारंभ की गई थी। तो उसमें क्या था? तो कृषि से संबंधी कुछ उपकरणों का, कुछ यंत्रों का भी शुभारंभ उस दिन किया गया था। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है? कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या चीज है? तो दूसरा कृषि यंत्र है। तो क्या यंत्र है उसका नाम? तो पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड प्लांटर और कल्टीवेटर। ठीक है, ये दोनों कृषि यंत्रों का भी शुभारंभ उस दिन किया गया था। और तीसरा चीज क्या किया गया था? तो एग्री एम्बुलेंस का भी शुभारंभ उसी दिन किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन है क्या? तो देखिए दोस्तों, जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो भी कीटनाशक होते हैं या जो भी दवाइयां होती है जो हमको खेतों में देना पड़ता है, उनका जो छिड़काव किया जाता है वो जो किसान करते हैं, किसान को अमूमन सामान्य तौर पे 1 एकड़ में छिड़काव करने के लिए 3 से भी ज्यादा घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो ये कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन है, ये मात्र आधे घंटे में 4 एकड़ से भी ज्यादा में छिड़काव करने में सक्षम है। ठीक है, तो जो एक कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन है, इसको आसपास के 20 गांवों में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, एक संस्था बनाई जाएगी जिनको इनका उपयोग सिखाया जाएगा और वो आसपास के 20 गांवों में ये छिड़काव का काम करेगी, ताकि जो किसान हैं उनका मेहनत भी कम लगे, पैसे भी बचे और ज्यादा से बेहतर इनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांट है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो कल्टीवेटर है वो क्या चीज का काम करेगा? तो जो हमारे खेत हैं जिसमें जुताई की जाती है, तो जब दूसरी जुताई की जाएगी, जब सेकेंड टाइम उसकी जुताई की जाएगी, तो वो केवल ही केवल 1 हेक्टेयर को मात्र 5 से 7 घंटे में जुताई करने का काम वो कर लेगा। ठीक है, प्लांटर क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो बीज होता है
वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो बीज हम कैसे लगाएं, उसको कितनी मात्रा में लगाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसकी बुआई कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी, उसका जो फसल उग के आएगा वो कितना से अच्छा होगा। तो प्लांटर क्या काम करेगा कि जो बीज होते हैं उनके बीज की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा में बीज को बोना चाहिए, ये सब चीज सही मात्रा में प्लांटर करने का काम करेगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तो एग्री एम्बुलेंस। तो एग्री एम्बुलेंस क्या करेगी, एग्री एम्बुलेंस में लैब वगैरह की व्यवस्था रहेगी। तो वो जो लैब रहेगा वो क्या करेगा, जो कृषि संबंधी जो टेस्ट हैं स्पेशली जैसे सॉइल टेस्ट वगैरह है, उसको करने का काम हमारी एग्रीकल्चर एग्री एम्बुलेंस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, इन सब का शुभारंभ कब किया गया था, कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन का शुभारंभ कब किया गया था, तो 28 जुलाई हरेली के दिन इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का समसामयिक खत्म होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।